नमस्कार। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कौर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम क्लास 10 की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, उसके तहत हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे और सेकंड चैप्टर के हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए थे और आज ये तीसरा पार्ट है। कल हमने तुगलक शासन काल के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बाद जो सैयद वंश आता है उसके बारे में हमने पढ़ा। सैयद वंश के बाद में जो लोधी वंश आता है, लोधी वंश के बारे में हमने पढ़ा था। और ये जो मुगल साम्राज्य है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये मुगल साम्राज्य है और सल्तनत कालीन जो प्रशासन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। सुल्तान के बारे में, जो अमीर वर्ग आता है उसके बारे में। और अब हम जो मुगलकालीन भारत आता है, जो मुगलों का शासन था, कौन कौन से मुगल शासक हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद पास में जो बेल आइकन बना है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देख सकें। ये मुगलकालीन भारत जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये रीट एग्ज़ाम में भी आता है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सब में आता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में लगभग आता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम मुगलकालीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक मुगलकालीन शासन रहा। कब तक? 1526 से लेकर 1526 में जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। कौन? बाबर। कब नींव रखी मुगल साम्राज्य की? 1526 ईस्वी में। ये तुर्क मुसलमान था। ये जो बाबर था ये तुर्क मुसलमान था। ये तैमूर का वंशज था। जो बाबर था ये तैमूर का वंशज था, यानी चुगताई जो तुर्क वंश था उससे संबंधित था बाबर। और साथ साथ में जो मंगोल सेना थी और मंगोल सेना के जो सेना नायक थे चंगेज खा के वंशज भी माने जाते हैं। इसकी माँ तो चंगेज खा की वंशज थी और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हम तो इसको बाबर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका जो पूरा नाम आता है वो आता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद जो फरगना की गद्दी पर बादशाही की उपाधि के साथ बैठा था। जो फरगना की गद्दी है उस पर बादशाही की उपाधि के साथ बैठा था। कौन? ये जो बाबर है ये बादशाही की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तैमूर वंशीय शासक था। मतलब इससे पहले किसी ने भी बादशाही की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन बाबर ने सर्वप्रथम बादशाही की उपाधि धारण की और ये तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर यानी खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1527 में, वो था खानवा का युद्ध। और किसके बीच हुआ? बाबर और जो मेवाड़ के महाराणा थे राणा सांगा, उनके बीच में हुआ था। 1527 ईस्वी में हुआ। इसमें बाबर ने ये युद्ध तुलंगुमा पद्धति से लड़ा। ये जो तुलंगुमा पद्धति आती है इससे बाबर ने ये युद्ध लड़ा था, इसीलिए बाबर की विजय हो गई थी। तेलंगुमा पद्धति जिसमें सैनिकों के मतलब 3 टुकड़ियां की जाती थी और ये सर्वप्रथम बाबर ने ही इस प्रकार से युद्ध को लड़ा था। और इसमें जिहाद का नारा भी दिया था। किसने? बाबर ने। विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की।
इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी में, अब ये 1528 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? जो ये चंदेरी में मेदिनी राय को पराजित किया था। और जो चौथा युद्ध था 1529 ईस्वी में, वो घाघरा का युद्ध था और इसमें बाबर ने अफगानों को परास्त किया था। किसको परास्त किया था? अफगानों को परास्त किया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। इसे यमुना के किनारे आगरा में यमुना के किनारे जो रामबाग है वहां पर इसे दफनाया गया और बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। काबुल पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान में उधर पड़ता है। तो पहले तो इसको रामबाग में दफनाया गया, जो कि कहाँ पर है? आगरा में है, यमुना के किनारे। लेकिन बाद में जो बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो उसने बाद में उसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक, बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाबरनामा लिखी थी। कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी बाबरनामा। और बाबरनामा को ही हम तजु के बाबरी के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुदित किया था। फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। जो अब्दुल रहीम खान खाना आते हैं उसने। ये शेरशाह सुर के सिक्के हैं, शेरशाह सुरकालीन। जो अफगान शासक आता है, इसने लगभग 5 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। ये उनके सिक्के आते हैं। अब हुमायूं के बाद बाबर के बाद उसका पुत्र आता है हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र, इसका पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई, हुमायूं के भाई का नाम क्या था? कामरान को तो काबुल। हुमायूं ने क्या किया था? उनके जो भी भाई थे उन सब में जो राज्य थे वो अलग अलग बांट दिए थे। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पहले के शासकों ने और उसके बाद जो भी शासक हुए थे उन्होंने अपने भाइयों में संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था। लेकिन हुमायूं ने अपने भाइयों में संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। जैसे अपने भाई कामरान को तो काबुल दे दिया था और गंधार अस्करी को संभल, कामरान को काबुल और कंधार ये दे दिए थे, अस्करी को संभल दे दिया था। और जो हिंदाल है, हिंदाल को अलवर व मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को वदस का प्रदेश दे दिया था। हुमायूं ने दीन पनाहे नामक नए शहर की स्थापना की। ये जो हुमायूं है हिंदाल को अलवर और मेवात और अपने चचेरे भाई सुलेमान था उसको बदखा का प्रदेश दिया था। हुमायूं ने दीन पनाहे नामक नए शहर की भी स्थापना की। कौन से शहर की स्थापना की थी इन्होंने? दीन पनाहे नाम के नगर की स्थापना की थी। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया था? ये जो हुमायूं है इसने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया था। हुमायूं एवं अफगान शासक कौन था? शेर खां के मध्य जो बक्सर के निकट है चौसा नामक स्थान था। 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे चौसा का युद्ध भी कहते हैं। कहाँ पर हुआ था? चौसा में हुआ था। और जो अफगान शासक था शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। पहले शेर खां यानी इसने निहत्थे शेर को मार डाला था, इसीलिए शेरशाह को, इसका नाम तो कुछ और था लेकिन इसको शेर खां की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि इसने निहत्थे शेर को मार डाला था। और उसके बाद जब इसने चौसा के युद्ध को जीत लिया था तो उसके बाद में इसने उपाधि धारण की थी शेरशाह की उपाधि धारण की। अपने नाम के सिक्के चलाए, इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। शेरशाह का वास्तविक नाम तो फरीद था। क्या था वास्तविक नाम? फरीद था। और 1540 ईस्वी में
कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। जो 1540 में युद्ध हुआ था कन्नौज या हम इसको बिलग्राम का युद्ध भी कह सकते हैं। तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह एवं हुमायूं के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें हुमायूं हार गया और हारकर वो भाग गया था। दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई थी। जो ये दिल्ली की सल्तनत है ये शेरशाह के अधीन आ गई थी, क्योंकि हुमायूं तो हार गया था कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। उसके बाद हुमायूं यहाँ से भाग गया था और उसके बाद जो दिल्ली की सल्तनत है वहाँ पर शेरशाह का अधिकार हो गया था। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास, जब यहाँ से ये भाग गया था और शेरशाह का अधिकार हो गया था, तो ये भटकल के पास जो शेख अली है वहाँ पर अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की। यानी हुमायूं ने किससे शादी की थी? जो हमीदा है उससे उसने शादी की, जो आगे चलकर अकबर की माँ बनी। कौन? हमीदा। हमीदा किसकी पुत्री थी? शेख अली अख्तर की। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार और काबुल को वापस जीत लिया था। जो उसने शेरशाह सूर से हार गया था तो वो वापस जीत लिया था और कंधार और काबुल अपने भाइयों को दे दिया था। लेकिन फिर बाद में ये वापस जीत लिया था इसने और हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास से 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये वापस हिंदुस्तान पर अधिकार करना चाहता था, तो इसीलिए 1555 में इसने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व वाले अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। यानी कि हुमायूं ने जो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था उसमें विजय प्राप्त की और उसके बाद इसने पंजाब पर अधिकार कर लिया था। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। किसको? अफगानों को। कहाँ पर? सरहिंद के निकट। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। ये बैरम खां कौन थे? ये बैरम खां हुमायूं का ही साथ देने वाला था। इसके बाद बैरम खां ने हुमायूं के मृत्यु के बाद अकबर का साथ दिया और उसने उनको शासक बनाया और फिर जो महामनगा आती है उसने बैरम खां को निकाल दिया था धोखे से। तो अफगानों को तो सिकंदर सूर था और मुगलों का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खां ने। और इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वह दीनपना में स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं ने दिल्ली पर गद्दी तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो शासन ज़्यादा समय तक नहीं कर पाया। उसके कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को ही वो दीनपना में जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक नहीं था। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था और वे ज्योतिष पर ज़्यादा आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। उसके बाद जो ये शेरशाह सूर का साम्राज्य आता है यानी सूर साम्राज्य, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फरीद था शेरशाह सूर, और जिसने शेर को मारा था इसीलिए इसने शेर खां की उपाधि धारण का। यह हसन खां का पुत्र था। किसका पुत्र था? हसन खां का। जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत, जो जौनपुर में सासाराम है, सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। बिहार का जमींदार था। कौन था बिहार का जमींदार? जो हसन खां था, शेरशाह सूर का पिता, शेर खां का पिता। तो शेर खां का रियल नाम तो फरीद था। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बेहार खां ने निहत्ते फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। जो दक्षिण बिहार के जो शासक थे उसका नाम आता है बहार खां। बिहार का आता है
तो जब फरीद ने बिना कोई हथियार के शेर को मार डाला था, तो इसीलिए इसको फरीद को शेरशाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? जो बहार खां थे उसने। उसका साम्राज्य पश्चिमी कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था, यानी जो शेरशाह का विशाल साम्राज्य था, जो पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक फैला हुआ था और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। किसने? शेरशाह ने। 1544 ईस्वी में मालुदेव को हराकर, जो मारवाड़ के शासक थे मालुदेव, उनको हरा करके शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह ने मालुदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था। जो 1544 में शेरशाह सूर और मालुदेव के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीता था मालुदेव ने। मालुदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर और मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर? जो अजमेर आता है, जो जोधपुर आता है और जो मेवाड़ आता है, वहां पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह ने मालुदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था। जबकि जेता और कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। तभी शेरशाह ने कहा, ये जो जेता और कुंपा थे, इन्होंने बाद में संघर्ष किया था क्या? इन्होंने, शेरशाह ने धोखे से काम लिया था। तो इन्होंने, जो मारवाड़ के मालुदेव थे, उनको ये लगा कि जो ये जेता और कुंपा थे, ये शेरशाह की तरफ मिल गए थे। तो लेकिन इन्होंने, जेता और कुंपा ने आखिर तक शेरशाह से युद्ध किया और बाद में वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद जब शेरशाह इस युद्ध को जीत गया था, तो बोला कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। यानी इसके लिए जीतना मुश्किल था ये युद्ध जो लड़ा गया था शेरशाह सूरी और मालुदेव के बीच में। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार ही हो पाया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान, ये जो कालिंजर है, कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ये जो कालिंजर का युद्ध हुआ था, वहां पर 1544 ईस्वी में बारूद में विस्फोट हो गया था और इसी कारण से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 तक शासन किया था, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी में आपसी संघर्ष से जो सूर साम्राज्य का पतन हो गया था। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। उसने भूमि माप एवं लगान की व्यवस्थित एवं गल्ला बख्शी या बटाई, नस्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। यानी ये उनके कुछ सुधार थे भूमि से संबंधित, जो थे माप एवं लगान को व्यवस्थित करना, और जो गल्ला बख्शी या बटाई या नस्क थी, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया था। सरायों का मतलब होता था धर्मशाला। तो धर्मशाला और सड़कों का भी निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम एवं जो चांदी का है 148 ग्रेन का दाम का सिक्का जारी किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। और सासाराम बिहार में एक झील के मध्य उसने मकबरे का भी निर्माण करवाया था। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ती है।
जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव भी है। शेर शाह के बारे में इतना ही याद रखना है, जो उसने युद्ध लड़े थे मालूदेव के साथ और हुमायूं के साथ लड़े थे और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो अकबर आता है। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी में शासक बनता है। अकबर कब शासक बनता है? 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी में शासक बनता है। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ? अमरकोट, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किला में हुआ था 1542 ईस्वी में। जो हमीदा बानो बेगम थी वहीं पर उसका जन्म हुआ था। तो 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बेरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया। ये जो बेरम खां थे ये उनका संरक्षक भी था और इन्होंने ही सारा काम धाम संभाला था बेरम खां ने। तो 13 वर्ष की आयु में ही अकबर शासक बन गया था। कहाँ पर बना था? ये जो पंजाब में आता है कलानौर, वहाँ पर क्या किया था? ईंटों का सिंहासन बनाया था। वहाँ पर जब हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुना था, वहाँ पर जब पंजाब में जब ये कलानौर में थे तब वहाँ पर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुना, तो वहाँ पर ईंटों का सिंहासन लगाकर बेरम खां ने वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। बेरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। किसका? अकबर का। अफगान सेनापति थे हेमू एवं मुगल प्रतिनिधि बेरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? एक तो जो अफगान सेनापति आता है हेमू, और जो ये मुगल प्रतिनिधि था ही बेरम खां, जो अकबर का संरक्षक माना जाता है, इनके बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। वे हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया था। यानी गर्दन में उसके तीर लग गया था, तो इसीलिए हेमू बेहोश हो गया था और अफगानों की हार हो गई थी। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में जो अफगान सेनापति थे हेमू और जो बेरम खां थे अकबर के संरक्षक, इनके बीच में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। ये जो हेमू था ये जो बिहार के अफगान थे मोहम्मद शाह का सुयोग्य हिंदू सेनापति था। वे 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था। कौन? हेमू। और उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की तो हेमू ने विक्रमजीत या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुल विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14 शासक आते हैं, तो उनमें से हेमू भी लास्ट था। ये अकबर ने 1516 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा चुनार का किला, गोंडवाना का किला जीता। 1516 नहीं, ये यहाँ पे 1561 आएगा। 1561 में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा और चुनार का किला जीता था। गोंडवाना का किला भी इसने जीता था। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीता था। किससे? सुरजनहाड़ा से। ये देखिए जो अकबर कालीन सिक्के हैं, ये अकबर कालीन सिक्के हैं। प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, वे सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। काबुल मिर्जा हकीम, कश्मीर में जो यूसुफ, सिंध प्रांत, सिंध और मिर्जा जानी बेग,
उड़ीसा में निसार खां, कंधार में जो हुसैन मिर्जा थे और खालिद में जो अली खां थे, और अकबर की मुगल सेना के निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। क्या रखा? खानदेश का नाम बदलकर धनदेश रखा। मुगल सेना ने चांद बीवी के प्रबल प्रतिरोध का भी सामना किया था। ये चांद बीवी दक्षिण में आती है, तो इसके प्रतिरोध का भी इन्होंने सामना किया था और 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। कहाँ, कब प्राप्त की? 1600 ईस्वी में। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुगलों का अधिकार हो गया था। ये जो असीरगढ़ का किला आता है, इस पर भी मुगलों का अधिकार हो गया था। कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। और ये अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अकबर की जो अंतिम विजय थी वो कौन सी मानी जाती थी? तो यही थी 1601 में जो असीरगढ़ की विजय थी, यही अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है। 1564 ईस्वी में मालवा के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों ने, ये फतेहपुर सीकरी है जो अकबर ने बसाई थी। ये देखिए कितनी सुंदर है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है। और इसको अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में यहाँ पे पानी की कमी हो जाने की वजह से लगभग 15 साल तक ये अकबर की राजधानी रही थी, फतेहपुर सीकरी। रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया था। 1570 ईस्वी में मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए। 1570 में किसने? मारवाड़ और बीकानेर। तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ का मान सिंह तथा आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ। किसके साथ? महाराणा प्रताप और जो मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा प्रताप, और जो मान सिंह थे जो आमेर के शासक थे, और जो आसफ खां थे, उनकी संयुक्त सेनाओं के साथ जो मुगल सेनाओं ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 1576 ईस्वी में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। इसमें मुगलों की पराजय हुई थी और प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मुगल सेना के विद्रोह कर दिया था। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोह को कुचल दिया था। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई थी। ये जो अब्दुल रहीम थे, इनको खान खाना की उपाधि किस लिए दी गई थी? क्योंकि इसने जो गुजरात में विद्रोह हुआ था 1584 ईस्वी में, तो उस विद्रोह को इसने कुचल दिया था, इसीलिए अब इसको खान खाना की उपाधि दी गई थी। यूसुफजैयों के हमलों के समय राजा बीरबल एक नवरत्न की मृत्यु हो गई थी। कब? जब यूसुफजैयों ने हमला किया था, तो उस टाइम बीरबल था जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था, उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर स्वयं 1605 ईस्वी में एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया था। कहाँ पर? जो सिकंदरा में मकबरा बना हुआ था, वहां पर अकबर को दफनाया गया था। अकबरा चार बाग उद्यान प्रणाली परंपराओं पर आधारित था। चार बाग प्रणाली क्या होता है? जैसे कि ये तो मान लो मकबरा है और इसकी चारों तरफ जैसे बाग लगा दिए, तो यही चार बाग प्रणाली होती थी। इसके चारों तरफ जो बाग लगे हुए होते थे, इसीलिए इसको चार बाग प्रणाली भी कहा जाता था। ये मुगल काल में प्रसिद्ध थी। और ये 5 मंजिला तला ऊंचा है और पिरामिड नुमा आकार के लिए। इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार और मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है। अकबर ने गोवा से जो पुर्तगाली या मिशनरियों को बुलवाया,
उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने को बनवाया था। 1581 ईस्वी में उसने दीन इलाही 1581 ईस्वी में उसने दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया था। दीन इलाही नामक धर्म का प्रचलन कब किया था उसने? 1581 ईस्वी में। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? ये था बीरबल। दीन इलाही धर्म में सर्वप्रथम कौन सा शासक शामिल हुआ था? हिंदू राजा थे एकमात्र बीरबल। शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल मुजत हिंद घोषित किया था। सूफी मत के चिश्ती सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया था। लाहौर एवं आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया था। उसने जैन मुनि थे हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि और उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। किसने किया था? ये जो अकबर है, इसने जो जैन मुनि थे उनका नाम आता है हरि विजय। हरि विजय को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित होता है वो था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था। राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने के कार्य किए। यानी राजपूतों के प्रति इसने उदार नीति अपनाई। उन्होंने उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किसने? अकबर ने। और उनका सहयोग प्राप्त किया। अकबर के साथ संधि करने वालों में पहला राजपूत राज्य था कछवाहे का, जो भारमल शासक आता है आमेर के कछवाहे वंश का। उसने सर्वप्रथम अकबर के साथ संधि की थी। उसने भगवान दास एवं राजा मान सिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। भारमल के पुत्र का नाम आता है भगवान दास और भगवान दास के पुत्र का नाम आता है मान सिंह। उनको दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु वे पृथक ही बने रहे थे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। कब? जो 1564 ईस्वी में जो जजिया कर चल रहा था उसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सीकरी 1569 ईस्वी से लेकर 1584 ईस्वी तक शाही राजधानी रही। यानी कि लगभग 15 वर्ष तक ये राजधानी रही फतेहपुर सीकरी। लेकिन फिर वहाँ पर पानी की कमी के कारण इसने वापस राजधानी को बदल लिया था। वहाँ का बुलंद दरवाजा, जो फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा है, इसका निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था। और जो मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर है वे अकबर के गुजरात विजय के स्मारक स्वरूप में बनाया गया। यानी जब अकबर गुजरात विजय से होकर लौटा था तो इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो कि मस्जिद के दक्षिण द्वार पर स्थित है। यह अभी ऊपर चित्र आया था ना इसका, ये देखिए, ये फतेहपुर सीकरी है, ये फतेहपुर सीकरी है। तो यहाँ पर ये बुलंद दरवाजा बना हुआ है जो अकबर ने अपनी विजय के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। यह है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। अब उसके बाद अगला शासक आता है जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया था। तो जहांगीर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कल हमने जो पढ़ा था उसमें से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? जो सल्तनत काल में जो शासक आते हैं उनमें से किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।